नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही परिवार डियर एस्पिरेंट ऑफिशियल चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान। देखते हैं संविधान क्या होता है। सामान्य शब्दों में संविधान को समझने की कोशिश करेंगे और संविधान का अर्थ परिभाषा देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का अर्थ है समधन विधान। समधन विधान, सम का अर्थ है समान और विधान का अर्थ है कानून, यानी समान कानून, सभी के लिए समान कानून संविधान है। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। नियमों कानूनों का ऐसा संकलन जो किसी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक हो। संविधान की परिभाषा क्या है? नियमों कानूनों का ऐसा संकलन जो किसी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक हो, संविधान कहलाता है। और राज्य व्यवस्था एक शब्द है जो आपने बहुत बार सुना होगा। राज्य व्यवस्था का अर्थ है राजधन व्यवस्था, है ना। और राज्य व्यवस्था का अर्थ है राजधन व्यवस्था। राज का अर्थ है देश और व्यवस्था का अर्थ है एक व्यवस्थित, है ना, व्यवस्था एक व्यवस्थित। और इसकी राज्य व्यवस्था की परिभाषा है संविधान को व्यवहार में लाना ही राज्य व्यवस्था है। इसका कार्य भी समझ लो या परिभाषा समझ लो। जो संविधान को व्यवहार में लाने का कार्य करती है वो राज्य व्यवस्था है। संविधान तो एक पुस्तक के रूप में होता है, पर उसको व्यवहार तक, उस जनता तक जिस उद्देश्य से बना है उस उद्देश्य को पूर्ण करने का माध्यम एक राज्य व्यवस्था ही होती है। और संविधान को चलाने के लिए तीन संस्था आवश्यकता होती है, तीन अंग होते हैं इनको चलाने के लिए। राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए तीन अंग की आवश्यकता होती है। एक है संसद, दूसरा है न्यायालय और तीसरा है गैर संवैधानिक संस्थाएं। राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए तीन अंग आवश्यक होते हैं। एक है संसद, एक है न्यायालय और एक है गैर संवैधानिक संस्थाएं। संस्था के तीन प्रकार होते हैं जो आप देखते हैं। एक है संवैधानिक संस्था, वह है संवैधानिक संस्था, है ना, वह है संस्था जिसका जिक्र संविधान में है। ये अपना गलत हो गया है, इसको ठीक कर लेते हैं। वह संस्था जिसका संविधान में जिक्र है, संवैधानिक संस्था। उदाहरण के लिए वित्त आयोग, चुनाव आयोग। और दूसरी है असंवैधानिक संस्था, वह संस्थाएं जो संविधान का उल्लंघन करे, जो संविधान का उल्लंघन करती हैं वो असंवैधानिक संस्था है। उदाहरण के लिए माओवादी संगठन और आतंकवादी संगठन। और गैर संवैधानिक संस्थाएं, ये तीसरा हुआ गैर संवैधानिक संस्थाएं। ये है इनका संविधान में जिक्र नहीं होता है तथा संविधान को लागू करने में सहायक होती हैं। ये संस्थाएं, इनका जिक्र तो संविधान में नहीं होता परंतु संविधान को लागू करने में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए नीति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग, है ना। आगे देखते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसको बहुत ध्यान रखना, है ना। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में आया था। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में आया था। यूएपीए एक्ट 1967 में आया था। यूएपीए एक्ट ये है नक्सलवादियों को रोकने का लिए आया था। इसका उद्देश्य था नक्सलवाद को थोड़ा कम करना और उनको रोकना। और एक था केंद्रीय सूचना आयोग, ये 2005 में आया था। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 1993 में आया था। आगे देखते हैं। संविधान के आधार पर संविधान के आधार पर संविधान दो प्रकार के होते हैं। संकलन के आधार पर संविधान दो प्रकार के होते हैं, देखते हैं। एक है लिखित संविधान और एक है अलिखित संविधान। लिखित संविधान वह है जिसमें लिखित अंश ज्यादा होता है और अलिखित संविधान वह है जिसमें अलिखित अंश ज्यादा होता है। और लिखित अंश कम होता है, लिखित संविधान में लिखित अंश कम होता है। और अलिखित संविधान में लिखित अंश कम होता है ना। इसमें लिखित अंश कम होता है। यह निर्मित होता है, लिखित संविधान यह निर्मित होता है ना। और अलिखित संविधान
यह विकसित होता है। अलिखित है तो विकसित होता है। जैसे विकसित का मतलब ये हुआ कि पीढ़ी दर परंपरा के माध्यम से आता जाता चलता चलता है। कभी ये कानून बन गया, ये कानून है, वो धीरे धीरे एक संविधान का रूप निर्माण कर लेते हैं, एक पारंपरिक संविधान हो जाता है। ठीक है। और अगला है लागू होने की तारीख होती है। लिखित संविधान है ना, तो जैसे अपने संविधान की लागू होने की तारीख है, वैसे ही कमेंट में ज़रूर बताना अपना संविधान कब लागू हुआ था, है ना। संविधान लागू होने की तारीख होती है लिखित संविधान में, और अलिखित संविधान में कोई तारीख नहीं होती है ना। और यह यहाँ लिखित संविधान होता है, यहाँ एकात्मक, संघात्मक, अर्धसंघात्मक संविधान सरकार होती है। यहाँ एकात्मक, संघात्मक, अर्धसंघात्मक संविधान या सरकार होती है। और अलिखित संविधान में यहाँ एकात्मक संविधान या सरकार होती है। ठीक है। और आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है न्यायालय शक्तिशाली होता है। किसमें? लिखित संविधान में न्यायालय शक्तिशाली होता है, और अलिखित संविधान में विधायिका शक्तिशाली होती है ना। ये सामान्यतः फर्क होता है लिखित और अलिखित संविधान में। आगे देखते हैं, संविधान देश की राज्य व्यवस्था को तय करता है। संविधान देश की राज्य व्यवस्था को तय करता है ना। संविधान क्या करता है? संविधान देश की राज्य व्यवस्था को तय करता है, और राज्य व्यवस्था दो प्रकार से तय होती है, एकात्मक सरकार या राज्य व्यवस्था, और दूसरी संघात्मक सरकार या राज्य व्यवस्था। एकात्मक सरकार या राज्य व्यवस्था, यहाँ सिर्फ केंद्र सरकार शक्तियों का प्रयोग करती है या करता है। यहाँ सिर्फ केंद्र सरकार शक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक है। किसमें? एकात्मक सरकार में, ध्यान रखना है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार पूर्णतः शक्तियों का प्रयोग करता है। और संघात्मक सरकार या संघात्मक राज्य व्यवस्था, यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण अर्थात विभाजन होता है। केंद्र और राज्य के मध्य में क्या होता है? यहाँ शक्तियों का विभाजन होता है कि कुछ शक्तियाँ राज्य के पास भी होती हैं और कुछ शक्तियाँ केंद्र के पास भी होती हैं। और एकात्मक सरकार का उदाहरण है ब्रिटेन, फ्रांस, जापान। और इसका उदाहरण है संघात्मक सरकार व्यवस्था का उदाहरण है अमेरिका, कनाडा। ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ मुख्य नोट हैं, इनको ध्यान से जरूर पढ़ना है ना। ये है भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक किसने कहा? ये एक क्वेश्चन बहुत बार आया है ना। यूपीपीएससी में भी पूछा गया था, और एसएससी में तो ये बहुत बार आया है, ध्यान रखना। भारत का संविधान अर्धसंघात्मक है। किसने कहा था? केसी बियर के अनुसार। किसने? केसी बियर ने कहा था भारत का संविधान अर्धसंघात्मक है। भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद, दूसरा नोट है, भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद किसने कहा? यह है ग्रीनबेल ऑस्टिन ने। किसने कहा? ग्रीनबेल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद। इसको एक दो बार रिवाइज करोगे ना तो अच्छे से याद हो जाएगा। और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अभी तो क्लास है, देख ले, और जब भी अगली क्लास में आओ तो उसको अच्छे से पढ़ के आना। भारतीय संविधान को केंद्रीकरण के साथ संघ, तीसरा पॉइंट क्या है? भारतीय संविधान को केंद्रीकरण के साथ संघ किसने कहा था? इसका आंसर आइवर जेनिंग्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इसलिए नोट करके ले आए हैं, इसको याद रखना। और अगली पॉइंट है, देखो, संविधान देश की सरकार का स्वरूप बताता है। संविधान देश की सरकार का स्वरूप बताता है ना। आप लोग पूछते होगे सरकार कितने प्रकार की होती, कितने प्रकार की? ये है मुख्यतः सरकार संविधान के आधार पर, है ना। सरकार ये है ना। पहला है संसदात्मक सरकार। इसमें राज्य का प्रमुख तथा शासन का प्रमुख अलग अलग होता है। क्या होता है इसमें? राज्य का प्रमुख और केंद्र का प्रमुख अलग अलग होता है। शासन का प्रमुख, राज्य का प्रमुख और शासन का प्रमुख अलग अलग होता है ना। और अध्यक्षात्मक सरकार, राज्य तथा शासन का प्रमुख एक व्यक्ति होता है। ये एक व्यक्ति ही देश चलाता है ना। और अर्धसंघात्मक सरकार, इसमें दोनों होते हैं, राज्य का प्रमुख, ये जो दोनों हैं संघात्मक सरकार और अध्यक्षात्मक, ये दोनों स्वरूप इसमें अर्धसंघात्मक सरकार में होते। इसका उदाहरण, अच्छा उदाहरण अपना भारत ही है ना।
ये उसका उदाहरण है, इसमें दोनों स्वरूप होते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और इसकी अगली क्लास देखते हैं, जल्दी ही डालने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।